हेलो नमस्ते, वंदे मातरम। मैं सूरज मिश्रा। मैं अपने सारे व्यूअर्स को फिर से एक धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो। कुछ के तो रिप्लाई भी आ रहे हैं। जैसे पिछले करंट अफेयर्स के जो मैंने दिया था तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया था, तो उसके किसी का एक रिप्लाई आया है ना। तो सही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो। और देखते हैं, हम आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस लेकर के आया हूँ और डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को। नॉर्मली मैं कुछ वीडियोस जो बना रहा हूँ वो करंट अफेयर्स पे बना रहा हूँ, जो कमिंग पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, और कुछ जो हैं वो हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर करके मैं बना रहा हूँ। तो उसी में से जो कमिंग पेपर है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका जेपीएससी का प्री होने वाला है और बीपीएससी के फॉर्म आने वाले हैं, तो इन सभी को थोड़ा सा मद्देनजर अगर देखते हैं तो कुछ मैं अपने वीडियोस को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसमें देखते हैं, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ये है भारत में आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले सरकार को चलाने के लिए कुछ नीतियां, कुछ समितियां, कुछ आयोग का गठन किया गया है। आज उन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम एक बार एक झलक देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले हम जो ले रहे हैं ना, एक समिति है जेबीपी समिति, और इसकी समीक्षा क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। ये 1948 में गठन हुआ है। आजादी तो मिल गई थी लेकिन मेरे पास संविधान नहीं था, हम लोगों के पास संविधान नहीं था। तो इस समय जो गठित हुई थी, इस समय एक चीज ध्यान दिया जा रहा था, संविधान भले नहीं था, आजादी मिल चुकी थी, और आजादी के समय जो इम्पोर्टेंट जो चीजें थी उस पर अगर हम देखें तो पटेल के योगदानों को हम देखेंगे, है ना। पटेल के योगदानों को जब देखते हैं तो उन्होंने भारत के सभी प्रांतों को, जो 563 प्रांत थे, उन सभी को संगठित कर दिया था और भारत को एक अखंड भारत का रूप देने का प्रयास किया था। तो उस समय सभी को ऐसा लग रहा था कि आजादी मिलने के बाद, यानी जब संविधान भी हमारा लिखा जाएगा, तो एक प्रश्न सबके समक्ष उठ करके आएगा कि क्या राज्यों का गठन होगा फिर से, या वही रह जाएगा जो पटेल जी कर रहे हैं। देखो, पटेल जी ने जब राज्यों का गठन किया था तो मात्र 14 राज्य बनाया था उन्होंने भारत में, जो वर्तमान में आज 2829 हैं, और उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही उन्होंने बनाया था। यह हमारा देश था प्रारंभिक स्थिति में। तो 1948 में ही इसके बारे में कुछ विचार आने लग गए थे कि अभी तो पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, वो बस संगठित कर रहे हैं कि हमारी सीमा कितनी होगी, तो इसका विस्तार बताने का प्रयास कर रहे हैं, और देश को एक तरीके से अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे कि जितनी भी है तो उसको पहले समेटा जाए और एक तरफ किया जाए कि हाँ, हमारी भूमि भारत जो है वो इतना दूर तक है। तो इसमें बहुत सारी प्रेसिडेंसियां थी, 563 प्रेसिडेंसियां थी, जिनमें मनमुटाव था, माउंटबेटन के बहुत सारे अलग अलग योजनाएं चल रही थी, तो उन सारे बातों पर नहीं चलेंगे। तो 1948 में जेबीपी समिति का एक रिपोर्ट था कि भारत में अगर पुनर्गठन फिर से राज्यों का किया जाए तो वो जो टॉपिक है उसमें एकता और आर्थिक नीतियों को देख करके किया जाएगा। आर्थिक नीतियों पर बनाया गया था जेबीपी समिति, जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य का पुनर्गठन जो होगा वो देश की सुरक्षा, एकता, एक पॉइंट मैंने छोड़ा है यहाँ पर, सुरक्षा, एकता और आर्थिक नीतियों के आधार पर हो, तभी राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। देखो, ये जो है हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की समिति है। राज्य का पुनर्गठन के बारे में क्या ख्याल हुआ रहा होगा, राज्य पुनर्गठन के बारे में। देखो, समितियां पहले जो है ना वो
एक लेखा जोखा रखती है। राज्य पुनर्गठन पर यह टॉपिक है कि समितियां यह तय कर लेती है कि क्या होगा भविष्य में और उसके लिए कौन सी नीतियां होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। फिर संसद से वगैरह से पारित किया जाता है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, वो तो मैं बाद में देखूंगा कभी किसी और टॉपिक पर। लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूं कि पहला मैंने लिया है जेबीपी समिति जो 1948 में बना था। ये राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात किया गया था। एक और है, जस्ट इसी समय बहुत बार पूछता है कि आपने पढ़ा होगा, बहुत बार रीड किया होगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, जिसमें आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का पॉइंट था। तो एक धर समिति भी का गठन किया गया था, इसमें मैं बता देता हूं। ये भी 1950 से पहले का समिति है, जिसमें यह समीक्षा दी गई थी कि ये 1947-48 की समिति है। इसमें यह बताया जा रहा था, अनुशंसा के लिए था कि भारत में अगर राज्यों का पुनर्गठन हो तो कैसे हो, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। और यही चीज एक तरीके से इस समय की जो समितियां थी तो बातें होती थी, और समितियां के बात होने के बाद जो है वो उससे तय किया जाता था कि मुख्य बिंदु में मैं रखूं या नहीं रखूं, संविधान में इसके क्या स्थान रहेगा। तो इसमें संविधान में भी मान लिया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पेपरों में भी पूछा है ये क्वेश्चन कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर कब हुआ था। मैं कब हुआ था की बात नहीं कर रहा हूं, कब हुआ था 1952 में। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि धर समिति जो थी, बहुत सारी समितियां बनी थी संविधान जब लिखा जा रहा था हमारा, तो उसमें धर समिति का कहना था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। आप मेरे टॉपिक पर समझिएगा, पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा ही लिखता हूं, कम ही लिखता हूं। मैं क्लियर कर रहा हूं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ऐसा धर समिति की अनुशंसा थी। और जेबीपी समिति की अनुशंसा थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा अगर भविष्य में, क्योंकि संविधान में कुछ भी हो लिखा जा रहा है, देखा जाएगा, तो इसमें पहले ही समीक्षा थी कि सुरक्षा, एकता और आर्थिक नीतियों को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन के विचार रखे जा रहे थे। देखो, इसी में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने योजना आयोग का नाम सुना होगा। तो योजना आयोग के पहले हम एक देख लेते हैं, तो नियोगी आयोग भी था। नियोगी आयोग जो था वो 1946 में था। नियोगी आयोग जो था वो 1946 में था, जिसमें बताया गया था कि सरकार जो होगी वो आर्थिक नीतियों का उत्तरदायी बनेगी, आर्थिक नीतियों के लिए उत्तरदायी होगी, आर्थिक नीतियों के लिए उत्तरदायी होगी। देखो, ये कहाँ की टॉपिक है, अभी मैं 1946 ले रहा हूं, आजादी भी नहीं मिला है। अब आप कहिए कि आजादी से पहले भी था समितियां, तो हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ऐसी बात अनुशंसा दे दी थी कि भारत जो है, भारत को आजादी दे दी जाएगी, भारत जो है अब संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ कर दे। और 1946 में संविधान बनना भी शुरू हो गया था। जून जुलाई में संविधान सभा का गठन होकर करके संविधान बनने की प्रक्रिया का भी आरंभ हो गया था। तो उसी समय से आयोग और समितियां जो हैं वो कार्य करने लग गए थे हमारे देश में। तो उसी में नियोगी आयोग जो है 1946 में एक अनुशंसा दिया है। आयोग और समितियां सरकार को अनुशंसा देती हैं कि किस प्रकार से सरकार जो है वो आगे कार्य करे तो वो बेहतर होगा, अपना सुझाव रखती है। तो उसमें नियोगी आयोग ने कहा था कि आर्थिक नीतियों का उत्तरदायी जो होगा वो सरकार पर होगा। तो इसी के आधार पर 1950-51 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप लोगों को काफी बार देखते होंगे कि पेपर में आता रहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। और योजना आयोग का
अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष में इसी में लिखा हुआ था कि अध्यक्ष जो होगा वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे योजना आयोग का। तो प्रथम योजना आयोग का गठन और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी के टाइम में। मैं इसमें आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। ये एक नियम कानून बनाता रहता है अपना। एक देखो, ये सरकारी होते हुए भी सरकारी ना भी समझ सकते हो, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कोई ऐसी संविधान में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक कार्य करता रहता है, हर बहुत सारी चीजों को कर रहा है। इसमें एक और आपने सुना होगा कि भारत ने रसिया से एक विचार लाया भारत में, और वो पंचवर्षीय योजना लाया है। देखो, पंचवर्षीय योजना का जो लेखा जोखा है, रूपरेखा है, वो तय किया है योजना आयोग। और पहली पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय यानी समझ में आ रहा होगा 5 वर्षों की योजना है, जो आर्थिक है ना, आर्थिक नीतियों पर, देखो मैंने पहले ही कर दिया है, नियोगी आयोग से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 में लगा है, एंड इसके बाद हर 5 वर्ष के बाद पंचवर्षीय योजनाएं लगती हैं, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री जो हैं वो कुछ एजेंडा लेकर के रहते हैं कि हमें इन चीजों को आर्थिक समृद्धि की तरफ भारत को बढ़ाना है, तो ये करते हैं। ये रूस से लेकर के पंचवर्षीय योजना को भारत में लिया गया है। एक चीज और हम इसमें अभी आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं कि 2015 में इसी आयोग का नाम बदल दिया गया है, और इस आयोग का नाम रख दिया गया है नीति आयोग। ये नाम रखे हमारे प्रधानमंत्री जी जब पिछले कार्यकाल में थे नरेंद्र मोदी जी, तब रखे थे। आई थिंक नियोगी आयोग के बारे में क्लियर हो गया होगा कि नियोगी आयोग क्या था और किस प्रकार से अपनी अनुशंसाएं दे रहा था। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, एक और लेते हैं समितियों में, तो वो है प्राक्कलन समिति का नाम सुना होगा। प्राक्कलन समिति का गठन भी किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि कब किया गया है, तो कब किया गया है तो छोड़ दीजिएगा, हम बता रहे हैं। सबसे पहली बार 1950 में, उस समय जॉन मथाई जो थे उन्होंने एक अनुशंसा दी थी। जॉन मथाई थे, उन्होंने अनुशंसा दिया था कि यह समिति जो है वह सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए धन, जो आवंटित धन है सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, उन पर व्यय कितना हुआ है और अनुमानतः कितना उस पर, जो मतलब कि कितना पैसा दिया है सरकार ने और उसका खर्च कैसा हुआ है, इसका लेखा जोखा भी रखना है उसे, और जांच पड़ताल भी करना है कि यह समिति मतलब कि सरकार सही ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं। ये उस समय की सरकार ही तय करती है कि प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। तो बहुत बार प्राक्कलन समिति का गठन हो चुका है अभी तक भारत में। अनुशंसा में देखते हैं तो जॉन मथाई की अनुशंसा थी जो 1950 में ही दिया था। तो ऐसी कई एक प्राक्कलन समितियों का गठन हो गया है। तो इसमें मैंने बताया है कि धन के व्ययों का अनुमान का जांच पड़ताल करती है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 सदस्यों की संख्या से बनाया जाता है एक समिति, और यह जांच पड़ताल करती है। एक चीज और हम बता रहे हैं, इसी का एक और रूप है जो लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है। सेम इसी तरीके से ये भी कार्य करती है। लोक लेखा समिति की तरह कार्य जो है वो भी कुछ इसी तरीके से कार्य करती है। तो ये क्या करती है वो मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को।
लोक लेखा समिति का है कि इसने खर्च क्या किया है, ये जांच करती है कि जो खर्च है बताया जा रहा है सरकार के द्वारा वो सही है या गलत है। और ये जो क्या है, ये ऑडिट करती है लोक लेखा समिति कि भारत में जो एस्टिमेटेड खर्च है वो कितना है, यानी प्राकलन जैसा ही कार्य करती है। और इसमें एक चीज है कि इसे प्राकलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है। ये काफी बार पूछा भी है क्वेश्चन में, प्राकलन समिति की जुड़वा वाहन कहा, प्राकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है इसे, है ना। 2, 3, 4 समितियों के बारे में अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। प्राकलन समिति के बारे में बताया हूं और लोक लेखा समिति के बारे में भी बताया हूं। जो भारत में भारत सरकार खर्च कर रही है तो उसका ऑडिट करती है वो लोक लेखा समिति है। और इसे प्राकलन समिति इसकी, है ना, ये प्राकलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है इसे लोक लेखा समिति को। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में मैंने बताया है। अब हम कुछ ऐसे समितियों को भी ले रहे हैं जो काफी बार पेपरों में बना हुआ रहता है। देखो एक चीज है, एक मैं ले रहा हूं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति मैं ले रहा हूं, जिसका गठन 1956 और 57 में किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था, देखो एक महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यानी गांवों तक सरकार पहुंचे। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में इनका विचार था महात्मा गांधी जी का। लेकिन अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन हो। और वो क्यों नहीं चाहते थे, ये सब बहुत बड़े से तर्क के प्रश्न हैं, तो वहां नहीं पहुंचेंगे हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सुझाव दिया था कि आप लोग इन चीजों पर अभी बहस न कीजिए, और भारत के संविधान में एक रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत को बताया गया है कि सरकार उस समय कोई भी चीज मतलब कानूनी तौर पर नहीं दी है, सरकार डिसाइड करेगी कि कब दिया जाएगा लोगों को। तो ऐसे के आधार पर अनुच्छेद 40 में वर्णन है ग्राम पंचायत के बारे में। तो 1951 से 56 तक का अगर काल देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन 56 से 57 के चुनाव आने, 56 और 57 में उनका अगला चुनाव आ रहा था, जो दूसरा लोकसभा चुनाव था, आपके जवाहरलाल नेहरू का दूसरा चुनाव हो रहा था। तो उसी समय एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों की अनुशंसा कर रहा था। अब आपको अभी मैंने बताया है कि ग्राम पंचायत जो है ये अनुच्छेद किस में रखा गया था, 40 में। ये डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, आर्टिकल 40 जो है वो है, जिसे कब दिया जाएगा ये सरकार तय करेगी। इसके बारे में हम बाद में क्लासेस बता देंगे आपको। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1956 और 57 में एक अनुशंसा भारत सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें त्रिस्तरीय बनावट, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय बनावट के बारे में उन्होंने बताया था, और इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। देखो काफी बार पेपरों में पूछा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा सब किस समिति के द्वारा किया गया था, यही क्वेश्चन होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब जो है वो त्रिस्तरीय बनावट के बारे में है, त्रिस्तरीय बनावट के बारे में है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1956-57 में दिया गया था। और ये 3 लोक स्तरीय बनावट में ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय बनावट में रखा गया था।
देखो, अनुशंसा होगी, बात विचार होगा, संसद में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, संसद में कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा में जाएगा, वहां से बातें जब आगे बढ़ते चली जाती है तो बाद में यह तय होता है कि इसे कानूनन रूप देना है या नहीं देना है। तो ये अनुशंसाएं हैं, समितियां हैं, जो बाद में कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इसमें सब बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय बनावट के बारे में बताया है, जिसमें 3 स्तर में पहला उन्होंने रखा था ग्राम पंचायत, दूसरा जो है वो खंड पंचायत रखा था, जिसे ब्लॉक भी कहेंगे या प्रखंड भी कहेंगे पंचायत, और तीसरा जो था उन्होंने कहा था कि जिला पंचायत। ये 3 आधार पर ग्रामीणों तक भारत में पहुंचा जा सकता है, और ये अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने 1956-57 में दिया था। देखो, एक कानूनन रूप में जो आया है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया है। इसके बारे में कोई और वीडियो मैं बनाऊंगा तो थोड़ा डिटेल बता दूंगा कि ये क्या समितियां थी, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें बनी थी ग्राम पंचायत के बारे में। तो नॉर्मली जो है वो मैं आप लोगों को अभी तक कुछ समितियों के बारे में बता रखा हूं आप लोगों को। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप ले सकते हो, एंड देयर आफ्टर मैं कुछ और समितियों के बारे में आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, ले रहा हूं वो है, आप पहला एक और चलो ले रहे हैं, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, है ना। ये गठन हुआ था 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन जो था वो कब किया गया था? 1983 में था। तो केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों की चर्चा इसमें बताया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध को, इसके बारे में अनुशंसा की गई थी, आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग का पेपर में पूछा है कि कब हुआ था और ये किसके बारे में जानकारी देता है। तो इसका जो गठन किया गया था वो केंद्र राज्य संबंध को ज्यादा क्लियर तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा था सरकारी आयोग के द्वारा। देखो, इसी समय एक और हुआ था, कोठारी आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का जो गठन है वो 1976 में ही हुआ था, और ये जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा एवं भर्ती से संबंधित जो है वो नीतियां एवं विधियों को बताता है। इंडियन सिविल सर्विसेज और इसकी परीक्षा, सिविल सर्विसेज परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा और एवं इसमें भर्ती किस तरीके से किया जाए इसकी अनुशंसा किया गया था। और ये जो है 1976 में कोठारी आयोग की अनुशंसा थी। देखो, इस तरीके के बहुत सारी चीजें चल रही थी। अभी मैंने 2 आयोग का नाम बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होना चाहिए, तो उसी में एक और है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी हो गया था। इसी में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। एक तरीके से इस आयोग ने जो जो अनुशंसाएं दी थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया था। तो इसमें कहा गया था कि राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर होगा, और इसी भाषाई आधार पर होगा, लेकिन अब भारत के सभी भागों से उठ करके भाषाई मांग ना करने लगे कि हमें ये प्रांत चाहिए, हमें वो प्रांत चाहिए। इसमें बहुत सारे नियम बताए गए थे, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारे नियम कानून लग गए थे, जिससे हम कह सकते हैं कि दिया भी गया और ना के बराबर दिया गया। लेकिन इसी के आधार पर पंजाब से भाषाई आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा का गठन हो गया है,
और इसी तरीके के एक आधार पर हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया है। गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, इन राज्यों का भी गठन हुआ है। तो एक तरीके से राज्य गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 है, एक समीक्षा किया है कि भाषाई आधार पर मिला है, क्योंकि 1952 में मिल गया था, लेकिन कुछ और भी चीजों को देखा जाएगा, उसके बारे में ये चर्चा राज्य पुनर्गठन आयोग में किया गया है, अनुशंसा था। देखो एक और बनाया गया था, एक चीज और है, बहुत बार पूछता है कि मौलिक कर्तव्य, है ना, मैं लिख रहा हूं ये चीज, वर्ड लिख रहा हूं, मौलिक कर्तव्य क्या भारत के संविधान का मूल आधार था, है ना, मूल आधार था या नहीं था? तो इसमें हम कहेंगे इसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में वर्णित था, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो इसमें जोड़ा गया है। ये 42वां अनुच्छेद के 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया है। तो देखो ना, एक चीज ध्यान देना, अगर 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तो अनुशंसाएं तो जरूरी होगी। कोई समिति तो जरूर गठित हुई होगी। मौलिक कर्तव्य भी क्या होना चाहिए इस पे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये इस समय जो था हुई थी वो प्रधानमंत्री के पद पर थी इंदिरा गांधी, और ये 1976 में हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है। कितने 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है? 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। तो अभी हमने बोला था ना कि कोई समिति बना होगा, कोई आयोग बना होगा, तभी वो सिफारिश करेगी, अनुशंसाएं उसकी रहेंगी, तभी ना मौलिक कर्तव्य को भी मिला होगा जो 42वां संविधान संशोधन में है। तो इसको जो अनुशंसित कर रहे थे, इस समिति का नाम जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ये 1976। इसमें मौलिक कर्तव्यों की भी चर्चा है, और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का मूल रूप में नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स में तो है मूल रूप में, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। एक देखो, एक चीज और मैं समझा रहा हूं, कुछ कुछ समितियों को ले रहा हूं जो काफी अभी पेपरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, और बच्चे इन चीजों को पढ़ते हैं और छूट करके आ जाता है, गलत हो जाता है। एक और है जो थोड़ा सा हायर लेवल के पेपरों में पूछा जाता है। आप लोगों ने ये तो याद है कि 21 वर्ष चुना जो है वो मतदाता का उम्र था पहले, है ना, मत देने का उम्र जो था 21 वर्ष था, और 1989 में इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ये सबको पता है। लेकिन 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति की अनुशंसा हुई होगी, ये जो है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये तारकुंडे समिति जो है वो 1974 में गठित किया गया था। इस समय भी प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की अनुशंसा अगर पूछा है और कौन सी समिति ने किया था, तो वो कौन है? तारकुंडे समिति 1974 में गठित की गई थी, जिसमें ये सारी चीजें थी। देखो ये सारे पॉइंट्स, कुछ समितियां आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और हम ले लेते हैं प्रशासनिक सुधार, है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार, यानी प्रशासन में किस तरीके से सुधार होना चाहिए, इसके बारे में जो आयोग बैठा था वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। मैं अभी की क्लास में आप लोगों को बता रहा हूं भारत में गठित प्रमुख समितियां एवं आयोग, जिसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में। 1966 में किया गया था, और उस समय जो थे
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई और हनुमंतई करके थे, के हनुमंतई, हनुमंतई, ये दोनों जो थे इस आयोग में सिफारिश किए थे कि कुछ सुधार होना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो है वो 1976 है, यही इतना ही पेपर में पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। प्रशासनिक सुधारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है ना अनुशंसा की गई थी कि और कुछ नियम बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें जो है वो द्वितीय प्रशासनिक हम ले रहे हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 2005 में था और इसमें जो है वो है आपके वीरप्पा मोइली, है ना, वीरप्पा मोइली। और इसमें मैंने अभी क्लियर बताया कि प्रशासनिक आयोग, सुधार आयोग में जो भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ रहा था सरकारी दफ्तरों वगैरह में, तो उसमें कैसे कम किया जाए इस पर कुछ नियम अनुशंसा व्यक्त किया गया था। तो ये दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसमें वीरप्पा मोइली और वी रामचंद जो थे इसकी अगुवाई कर रहे थे या अनुशंसा अपना दे रहे थे। देखो ये कुछ टॉपिक्स को मैं लेकर करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। एक और आपका काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी बार पेपरों में आता है, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति जो है इसका गठन 1991 में किया गया था। और आपको मैं बता देता हूं इस समय हमारे वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे और इन्होंने पीपीपी कुछ दिया था इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में हम बाद में क्लास में बता देंगे कि ये पीपीपी क्या है। और यहीं से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भारत में लिमिटेड कंपनियां क्या हैं और भारत में प्राइवेटाइजेशन क्या है। आज विरोध के स्वर बहुत उठते हैं कि सब चीज प्राइवेट हो जा रहा है, सब चीज ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन इसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने जब वो वित्त मंत्री के थे तो उसी समय पीपीपी के बारे में बताया था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या है लिमिटेड कंपनियां वगैरह के बारे में था। तो वो उस पॉइंट को छोड़ो। नरसिम्हन समिति 1991 में था जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग सुधार एवं वित्तीय सुधार से जुड़ा हुआ था, अनुशंसा किया था। बैंकिंग सुधार एवं वित्तीय सुधार, है ना, वित्तीय सुधार पर अनुशंसा रखा था नरसिम्हन समिति। ये काफी बार पेपरों में पूछा है। नरसिम्हन समिति 1991 में गठित किया गया था, जो क्या रिपोर्ट दे रहा था, किस चीज की अनुशंसा पर रिपोर्ट दे रहा था, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधार पर। एक और है मंडल आयोग, ये तो शायद सबको याद ही होगा, मंडल आयोग, है ना। मंडल आयोग जो था ये 1979 में गठित हो गया था, लेकिन इसको सक्सेस जो है वो बाद में मिला है। 1979 में हुआ था, जो अन्य पिछड़े वर्गों की अनुशंसा कर रहा था और आरक्षण की बात कर रहा था। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण की अनुशंसा कर रहा था ये मंडल आयोग। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, पिछड़ी जातियों के लिए अनुशंसा की सबसे पहली बार जो आयोग या समितियां बैठी थी ना, वो केलकर समिति थी। और बच्चे इसमें हमेशा कर देते हैं कि मंडल आयोग ही था पिछड़ी जातियों से, नहीं, केलकर समिति थी। कौन सी समिति थी? केलकर समिति थी, जो पिछड़े जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात सबसे पहली बार केलकर समिति ने की थी कि इन्हें कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, तभी यह आगे उठ करके खड़े होंगे और समाज जो है वो समानता में आ आएगी। कुछ और मैं कर देता हूं, एक दो और टॉपिक ले लेते हैं। राजा चलैया समिति, किसका है? राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति
ये कर में सुधार का कहता है, कर सुधार का टॉपिक पर है ना, कर सुधार की अनुशंसा करता है। और इसका जो गठन है ना वो ये भी सेम है, 1991 और 93 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कुछ समितियां एवं आयोग के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताया हूं आप लोगों को। मेरा ख्याल है ये आप लोगों को कमिंग पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, और कोई भी छोटे मोटे पेपर में भी बैठिए या बड़े पेपरों में बैठिए, उनमें ये क्वेश्चंस जो हैं एक आयोग या समिति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं, जिसमें से कुछ जो है मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, और इस पर एक आध और वीडियो में बनाऊंगा जो और इम्पोर्टेंट आयोग एवं समितियों के प्रश्नों को किसी भी कंपटीशन पेपर के लिए बैठिए तो आप लोगों का क्लियर हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है समितियां एवं आयोग का गठन है भारत में, जो मैंने अभी आपको क्लास में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे की समितियों एवं आयोग के बारे में, है ना। आप लोग देखिए, और मुझे अच्छा लग रहा है, फिर से मैं एक थैंक्स करना चाह रहा हूं सभी सब्सक्राइबर्स एवं व्यूअर्स को कि आप लोगों ने मुझे ये एक थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो कि मैं और भी वीडियोस डालता रहूं। ओके, थैंक्स।